अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आम इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे और बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्होंने आज कुछ अहम पेशरफ्त कर दी, सियासत में हलचल मचा दी, क्योंकि हो ये रहा था कि पंजाब के अंदर चीफ़ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और एतमाद का वोट लेना चाह रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इत्तेहादी हैं, एलाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और चाह ये रहे थे कि अब एतमाद का वोट लिया जाए। जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से जो है ये हुक्मनामा आया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना एतमाद खो चुके हैं, तो इन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट हासिल करें, अपने नंबर्स पूरे करें, और अगर नंबर्स पूरे करेंगे तो वो सीएम रह सकते हैं, अगर नहीं नंबर्स पूरे करेंगे तो फिर सीएम पंजाब चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने रही, और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अंदर इंटरवेन किया, और लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी का टाइम दिया अगली पेशी के लिए, अगली पेशरफ्त के लिए। इस दौरान ये हलचल हो रही थी कि शायद इस 11 से पहले ही, चूँकि 9 जनवरी को इजलास तलब किया गया है पंजाब असम्बली का, और कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमाओं की जानिब से भी ये कहा गया कि हम इससे कबल ही एतमाद का वोट ले लेंगे चूँकि हमारे नंबर्स पूरे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हमने देखा कि कुछ नाराज़ अरकान पंजाब असम्बली वो आए सामने, और उन्होंने आकर कहा कि हम परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। कुछ का तकाजा ये था कि शायद हमें फ़ंड्स नहीं मिला, हमें इग्नोर किया गया, और कुछ ऐसे लोग जो कुछ ख़वातीन हैं जो स्पेशल सीट्स पर आई थी, और उन्होंने भी कहा कि हम भी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया। वो कह रहे हैं कि PTI गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दे, एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन्होंने ज़रूरत ही ख़त्म कर दी एतमाद के वोट की, और ये कहा कि एतमाद के वोट से मुतालिक गवर्नर के ख़त को हम नहीं मानते, क्योंकि गवर्नर का ये इक़दाम गैर आइनी है और हम किसी भी गैर आइनी इक़दाम को नहीं मानते। अगर मैं वोट लूँगा एतमाद का तो इसका मतलब ये है कि मैंने गवर्नर के जो है वो उस ख़त को माना और उसके हुक्म को माना। सो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरह से एतमाद का वोट नहीं लूँगा। और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी ये कह दिया गया है कि किसी भी तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दें। इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़ी मुश्किल में हैं। जिस जगह पर अब वो खड़े हो चुके हैं, जाहिर है अब वो ना तो उस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी को जा मिले, ना इस पोजीशन में कि इस पार्टी को जा मिले, और चौधरी साहब के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त करंट सिचुएशन में। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल शाहिद भट्टी साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और ज़ाहिर है सर, आपकी एक्सपर्टीज़ कुछ फाइनेंशियल हवाले से भी हैं, चूँकि आप कनाडा से माशाल्लाह तालीमी याफ्ता हैं, और आपने काफ़ी कुछ लॉट अबाउट इट। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी होंगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी हुआ, उसके रिबटल के अंदर कल इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने काफ़ी ग्राफ्स, काफ़ी स्लाइड्स के साथ मेरा ख्याल है कोई आधे पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें काफ़ी कुछ दिखाया। इस सब पर डिस्कशन भी हम इनसे करेंगे, लेकिन स्टार्ट यहाँ से लेंगे सर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस टाइम पे कह रहे हैं कि एतमाद का वोट मैं नहीं लूँगा, और एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे और हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमेशा से ही रिलक्टेंट नज़र आए। असम्बलियाँ तहलील करने की बात आई, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, तो सबसे बड़ा नो जहाँ से आया और डिलेइंग टेक्टिक जहाँ से आया वो था चौधरी परवेज़ इलाही साहब। उन्होंने कहा कि कोई 10-12 दिन का टाइम लें। जो उन्होंने खुद से आके स्टेटमेंट दी वो ये कहा कि फ़ाइलें उठाने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है, कि मैं ऑफिस से अपना सामान, फ़ाइलें, कुछ ऐसी चीज़ें CM हाउस से निकाल सकूं, उसके लिए मुझे वक्त दरकार है। सो 10-12 दिन का वक्त लिया जाना चाहिए, और इन दी एंड इमरान खान साहब ने एक हफ़्ते का वक्त दिया। 6 दिन और 7 दिन का गालिबन जो वक्फ़ा आया उसके अंदर, उस डेट के अंदर वो वक्फ़ा 6-7 दिन का आया, और उस 6-7 दिनों के अंदर पूरी पोजीशन दोबारा से टॉपल हो गई। और कहा यह जा रहा है सियासी माहिरीन, सियासी गुरूज़ की तरफ से कि शायद ये PDM की ही कई बात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से टाइम गेन किया, और उसके बाद सारी सिचुएशन आज तक हमारे सामने है कि CM भी वहीं पे हैं, असम्बलियाँ तहलील भी नहीं हो सकी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कहते थे असम्बलियाँ तहलील करेंगे और फ़ौरन से आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। उसमें सर आज की पेशरफ्त PTI गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। इकबाल साहब, क्या स्टेटमेंट है सर आपकी इस बारे में? बिलाल, बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट हुआ सर। नो, और लेट भी मैं अपने इमरान खान साहब की ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ। आपको पता कि
हमारे स्टूडियो तक पहुंचने के लिए वो बड़ा टाइम कंजम्पशन वाला काम है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है हमें। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब के बयान की बात रही है, तो मैं बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट, मेरा ये पहले दिन से लेके अब तक यही एक स्टांस रहा है कि परवेज़ इलाही साहब चाहे वो पीडीएम का साथ दें ना दें, लेकिन वो इमरान का साथ नहीं देंगे। ये मैं आज नहीं, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। देखिए, एक कमान में दो तीर नहीं रह सकते। डाकू बार बार खान साहब परवेज़ इलाही को साथ बिठा के, उनके बेटे को साथ बिठा के जब चोर और डाकू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए मोनिस इलाही हों या परवेज़ इलाही हों, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बर्निंग होती है उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि आई हैव वेरी क्लोज रिलेशन विद मोनिस इलाही एंड ऑल द फैमिलीज। तो मेरे कुछ सोर्सेज बहुत क्लोज हैं उनके साथ, जो कामल अली आगा साहब हैं उनके साथ बहुत सोर्सेज क्लोज हैं, और मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कामल अली आगा के बेटे के थ्रू भी। ठीक है। तो मुझे पहले दिन से पता था ये जो खिचड़ी पक रही है। तो जब मैं अपने आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ आपके प्रोग्राम में जी कि पीडीएम का कोई इशारा नहीं है परवेज़ इलाही को, इमरान खान साहब एक डिसीजन कर चुके हैं। आपको ये तो आप शाम के वक्त की बात बता रहे हैं ना कि परवेज़ इलाही साहब ने ये बयान दे दिया शाम के वक्त। जी। सुबह आज जब सुबह हम उठ रहे थे तो 5:30 बजे तो इमरान खान ने कोई स्पेशल कॉन्फ्रेंस करनी थी और बयान परवेज़ इलाही साहब का आ गया। तो वो ऑलरेडी इसी पे मुहित थी, इस पूरे सिनेरियो पे, कि परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अब नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि इमरान खान कोई अपनी स्टेटमेंट जारी करते और उसको डिसऑन करते, परवेज़ इलाही साहब ने अपने स्टांस पहले दे दिया। ठीक है। क्योंकि अंदर खिचड़ी तो पक रही है। अब पाकिस्तान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें ना कोई एस्टेब्लिशमेंट बची है, ना जुडिशरी बची है, लेकिन इतने सख्त इख्तिलाफात की वजह क्या है तो अभी तक एलाइज हैं दोनों, और अभी तक ऐसी कुछ बात सामने नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि ऐसा कुछ सामने आने लगा था कि इमरान खान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब सीएम मजीद नहीं है और ना रहें। अगर ऐसा करेंगे तो इससे तो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डैमेज होगी, कि अगर वही 10 लोगों को लेकर परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेते हैं तो सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट है। देखिए, इमरान खान साहब बच्चे तो नहीं, अब वो 4 साल 3.5-4 साल रूबे रुआ और बहुत पावरफुल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। अब वो भले बाजवा साहब के अल्फाज को वो डिसोन करते हो, ठीक है, उनको सब पता है कि परवेज़ इलाही को नून लीग मियां नवाज शरीफ ओन नहीं कर रहे। ये भी मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। क्या आपके चैनल पे मैं ये बात कर सकता हूँ? ये ऑन एयर मेरी बात हो जाएगी अगर मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर दूं कि आपने कहा कि वो कौन से मुहर्रकात हैं। तो परवेज़ इलाही साहब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को ओन कर चुके हुए हैं, उनका बेटा ओन कर चुका हुआ है, और वो मोनिस इलाही साहब, आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से मोनिस इलाही साहब के वो जो फेरे होते थे, सुबह जाना, शाम को आना, और शाम को जाके फिर चले जाना। तो जब मैं आज भी दोपहर को एक लंच पे था तो नून लीग के कुछ अहबाब बैठे हुए थे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, जो बहुत क्लोज है शहबाज शरीफ साहब के और हमजा के बहुत क्लोज हैं, उनके राइट लेफ्ट में होते हैं। तो वो हम लंच पे वो बातचीत चल रही थी कि वो ये बता रहे थे कि हम परवेज़ इलाही को ओन नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने अच्छा नहीं किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए रास्ता बंद हो रहा है। ठीक है। तो परवेज़ इलाही साहब की ये ख्वाहिश है कि अगर एजेंसीज न्यूट्रल भी रहती हैं, मैं लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ, एजेंसीज बकौल उनके ए पॉलिटिकल भी रहती हैं, तो इमरान साहब मुझे गवर्नमेंट से नहीं हटा सकते। जो क्योंकि इमरान खान साहब का एक दिन देखें, पॉपुलैरिटी वो पीक पे हैं, उनकी फॉलोअरशिप पीक पे है। आप ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, वो पीक पे हैं। लेकिन पता नहीं खान साहब के अंदर एक फियर है कि जब तक एजेंसीज मेरे साथ नहीं होंगी, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं पावर में नहीं आ सकता। सर, ये फियर है या रियलिटी भी है? देखें, इसको आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। ये पास्ट में तो रियलिटी रही है, ठीक है, लेकिन वी हैव टू ट्रस्ट आवर एजेंसीज। अगर इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार ये कह दिया है कि हम ए पॉलिटिकल हैं। देखिए, बाजवा साहब पे जितनी भी इमरान खान साहब बमबारी कर रहे हैं ना, तोरा बोरा समझ के उन पे, वो इसलिए है कि उनके पास अब कहने के लिए बाजवा साहब के पास कुछ बचा नहीं है। और आपने एक चीज और भी गौर करनी है कि बाजवा साहब पे सिर्फ इस वक्त अटैक जो है वो इमरान नहीं कर रहे, नून लीग के लोग भी अटैक में आ चुके हुए हैं। जी, एग्जैक्टली। या सादिक साहब भी आ चुके हुए। तो बाजवा साहब की ही गलती की वजह से
इमरान यहाँ तक पहुंचे और बाजवा साहब की गलती की वजह से ही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये एक ट्राई का गेम जो खेल है शहबाज शरीफ, इमरान खान और बाजवा, कहानी एंड अप ये होती है कि उनको एजेंसीज न्यूट्रल रहती हैं। तो इमरान खान साहब के ज़हन में ये आ चुका हुआ कि किसी सूरत में भी जब तक एजेंसीज मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी मैं पावर में नहीं आ सकता। और परवेज इलाही साहब को पता है कि एजेंसीज अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही और न्यूट्रल है तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। और मैं ब्रेकिंग न्यूज ये है जो मैं बताना चाह रहा था, आपने सवाल बड़ा ट्विस्टिंग सवाल कर दिया मुझसे, वो ये है कि परवेज इलाही साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चौधरी शुजात के थ्रू नून लीग के लोगों को कि अगर केयर टेकर भी मुझे ही बना दिया जाए, ठीक है, यानी मुझे चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए, चाहे वो केयर टेकर हो चाहे कम पावर वाला हो। जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने हमजा को बनाया था जुडिशरी ने कि हम आपको चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं 1 माह के लिए, लेकिन आपके पास पावर नहीं होंगी, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने न्यू लाहौर का जो असाइनमेंट जो अपने हल्कों में जो बांटना था गुजरात को, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ मनी के फंड इशू कर दिए। ये सारी चीजें सीनियर लीडरशिप ऑफ पंजाब ये इमरान खान साहब के नोटिस में ले आई है। अब इमरान खान साहब से एक क्वेश्चन ये बनता है आपके प्रोग्राम के थ्रू, आप भी अपनी आवाम से पूछे, मैं भी पूछता हूं कि जब बुजदार साहब की ऐसी बातें आती थी तो वो चुप करके बैठ जाते थे, और जब परवेज इलाही साहब की ऐसी बातें आ रही हैं, ठीक है, तो वो आग बगोला भी हो रहे हैं और वो परवेज इलाही साहब के खिलाफ बयान भी कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब, ये गारंटी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि परवेज इलाही पर ट्रस्ट ना किया जाए, तभी उन्होंने ये बयान दिए हैं। तो परवेज इलाही साहब ऑन द डार्क टनल, उनको ये पता था कि चौधरी शुजात भी मुझसे मेरी पावर ले सकते हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस उन्होंने कर दिया है। और इमरान खान साहब इसलिए तोड़ना चाहते हैं असम्बलीज कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में अगर असम्बलीज, पंजाब असम्बली खास तौर पे अपना टेन्योर पूरा कर गई और नून लीग की गवर्नमेंट ना भी आई तो पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। ये जो एक गुब्बारा बनाया जा रहा है ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो मैं भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इकोनॉमी पे कम है, सोशल सिक्योरिटी पे ज्यादा है, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट वो है, आई नो ऑल द थिंग्स कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, अल्लाह ना करे, नहीं कर सकता, किसी सूरत भी नहीं करेगा। और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने के लिए, ग्रे लिस्ट से बचने के लिए व्हाइट लिस्ट में जाने के लिए तैयार है। और उसके लिए हमारा जो आर्मी चीफ है इस वक्त सऊदीया और यूएई के दौरे पे हैं, आप बात को समझ जाएं। बिल्कुल ऐसी नहीं, वो आर्मी चीफ साहब जाहिर है गए हैं, और जब भी हमारे मुल्क से आर्मी चीफ जाते हैं और कुछ ना कुछ मुल्क के लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं, और वहाँ से फिर जाहिर हर तरह की हेल्प भी की जाती है उन्हीं तमाम ममालिक से जहाँ का भी दौरा पाकिस्तान की आर्मी चीफ करते हैं। और ये पहला दौरा है गालिबन आर्मी चीफ का जब से वो इन कमांड आए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इस यूएई और सऊदीया के दौरे से वो काफ़ी सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब की बात करें तो साथ ही उन्होंने आज ये भी स्टेटमेंट दिया कि कायद आज़म के बाद अगर कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान है। अब अगर दूरियां और आपको इस तरह की तफर्रुकात नज़र आ रहे हैं, या आपको कुछ लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो शायद इमरान खान साहब को अभी भी साथ देना चाहते हैं, क्या खान साहब अब साथ नहीं देना चाह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को? देखिए, परवेज इलाही की प्रॉब्लम ये है कि वो जो है ना वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, ठीक है। कुछ जैसे पीटीआई, मैं आपको बता दूं, पीटीआई जो पार्टी बनी है ना जी, ये एक पार्टी नहीं, ये कंपनी है, ठीक है। जैसे एक कंपनी, आप अपनी कोई लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, इमरान खान साहब ने एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसमें यूथ को लिया और पढ़े लिखे लोगों को लिया, और हायरार्की उन्होंने अपने तक सेट की। उन्होंने रीजनल चीफ नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, उन्होंने एक चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद बन गए चेयरमैन, और नीचे वो पूरा का पूरा 8 ईयर्स उन्होंने सेट करके मुल्क को एक नई पार्टी बना के दे दी, ठीक है। चौधरी साहब काउंसलर रहे, फिर वो चेयरमैन बने गुजरात के, फिर वो उनमें देखें, एक इंसान में इस एज में एक लस्ट भी होती है कि मुझे चीफ मिनिस्टर, मेरे पास एक टाइटल होना चाहिए, ठीक है। और टाइटल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अच्छे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, एक कन्वेंशनल आदमी अच्छे काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह कन्वेंशनल है जैसे पीपल्स पार्टी के पुराने लोग कन्वेंशनल हैं, या नून लीग की 80% पार्टी कन्वेंशनल पार्टी है, ठीक है। इमरान खान साहब की 80% पार्टी मॉडरेट पार्टी है, ठीक है, एनलाइटेड पार्टी है,
और वो मॉडरेशन पे जाती है। सिर्फ वो इस्लामी टच इमरान खान साहब देते हैं, उनकी पार्टी नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये कन्वेंशनल का मतलब है कि वही घिसे पीटे पुराने, जैसे आप अगर कौमी बचत के इदारे में चले जाएं तो आपको वो कन्वेंशनल माइंडसेट से काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन कंट्री के किसी आप चले जाएं सेटअप में, तो आपको वहां के कंप्यूटराइज्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, उनकी डीलिंग आपको फील हो जाएगी। तो एक कॉर्पोरेट लुक दी इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में, जो कि नून लीग हो या काफ, देखें जहां मुस्लिम लीग का नाम आएगा ना, वहां पे कन्वेंशनल लीग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यही वजह है कि आज नवाज शरीफ को अपनी बेटी को बनाना, तो उनको प्रेसिडेंट चाहिए था, वो बनने तो प्रेसिडेंट गई थी, ठीक है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गई, लेकिन बड़ा ओहदा उनके पास ऑर्गेनाइजिंग का आ गया, इसलिए उनको लाया गया है कि आप ये गौर कर लें कि मैं ऐसे एक कंपैरिजन के लिए आपकी आवाम की शेख रशीद साहब भी कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, उनके ट्विटर पे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको बनाए हुए 1 साल हुआ ट्विटर अकाउंट। परवेज लाई साहब को देख ले तो उनके 50 लाख भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के भी 50 लाख नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, जो सोशल मीडिया पे, जैसे ट्रंप एक चेंज लेके दुनिया में, देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है मोदी साहब, लेकिन वो सोशल मीडिया के मास्टर बन चुके हुए हैं, ठीक है। परवेज लाई साहब हो या हमारे मुस्लिम लीग के जितने भी धड़े हैं, ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर करके ये थक चुके हुए हैं, ये इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते। इमरान खान साहब की देखें क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी गंदी वीडियो ऑडियो लीक्स आने के बावजूद क्या उनकी पॉपुलैरिटी माइनस में हुई है या वो स्टैंड करिए कंसोलिडेट कर चुकी है, ठीक है। माइनस नहीं हुई, बल्कि मैं उसको लफ्ज बोलूंगा कंसोलिडेट कर चुकी है। यानी जितने इल्जाम इमरान खान पे लग रहे हैं, चाहे वो सच्चे भी हों, लेकिन उनकी कंसोलिडेशन होती जा रही। तो जो ये जो परवेज लाई साहब ने तुनका मारते हैं ना, तो वो तुनका इसलिए मारते हैं कि कहीं वो टर्मिनेट ही ना कर दें। अब इमरान खान साहब का इम्तहान है कि क्या वो बाद में कल को ये बयान देंगे कि बाजवा साहब मुझे धोखा दे गए, बाजवा साहब ने छुरा घोंपा, और कल को वो कहेंगे परवेज लाई साहब मुझे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अगर अपनी ये पॉलिटिकल पार्टी को इस लेवल पे रखना है जिस लेवल पे वो ले गए हुए हैं, अगर उन्होंने परवेज लाई से छीन के असेंबली ना तोड़ी, तो इमरान खान साहब एक मॉडरेट पार्टी होके इनका वो डाउनफॉल होगा जो एमक्यूएम के साथ हुआ है। बिल्कुल मैं उसको आप याद करें कि 2 साल पहले एमक्यूएम, 3-4 साल पहले तक एमक्यूएम 1 लाख बंदा इकट्ठा करना उनके लिए 10 मिनट का काम होता था, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। आज 1 लाख बंदा उनके 16 एमएनएस और 28 एमपीएस नहीं इकट्ठे कर पा रहे, ठीक है। तो अगर अपनी कमिटमेंट को बाउंस किया तो यही यूथ इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगी। अगर वो ना अहल भी हो गए ना, इमरान खान ने जो कल्ट पैदा कर दिया ना, अब वो पाकिस्तान में वो कल्ट कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा, ठीक है। लेकिन वो परवेज लाई उस पर कुछ नहीं कर सकते। परवेज लाई पहले दिन से अपने भाई के साथ थे हैं और उनके मामलात हैं, उन पे इल्जाम। मैं परवेज लाई की आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, परवेज लाई पे इल्जाम लगा कि परवेज लाई साहब की तीसरी बेगम है कोई। तो जिस एरिया में हम रहते हैं, आप भी वहीं रहते हैं, उस एरिया के जो एड्रेस है उस पर वो गलत एड्रेस है, एफआईए ने गलत एड्रेस दिया हुआ है। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की वहां पे कि उस घर में जो एनएफसी का एड्रेस दिया गया है, तो वो तो 5 मरले का घर है, रेंट पे, ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे, नीचे। तो पता ये चला कि काफ लीग के लोग ही परवेज लाई के लोग ही एफआईए वालों को गलत एड्रेसेस दे रहे हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा हूं, ठीक है। परवेज लाई साहब का वही हाल होगा जो आपने प्रेजेंट कर दिया है। ना वो इधर के रहे, मैं आप लफ्ज बुरे नहीं बोलना चाहता, ना वो उधर के रहे। इमरान नहीं छोड़ेंगे, और इमरान बाजवा साहब को छोड़ के जो गलती कर चुके हुए हैं ना, वो परवेज लाई को माफ करके वो गलती नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं। ज़ाहिर है काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एक बार पहली बार इक़्तिदार मिला था उन्हें, और उस इक़्तिदार से इमरान खान साहब ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ख़ुद से वो कहते भी हैं, अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, और ये बताते भी हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से पहले भी सब कुछ पता था। अगर आप उनकी 2012 की स्टेटमेंट्स निकालें या और भी निकालें, तो मुतादिद बार उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे ऐसा इक़्तिदार मिले जिसमें मेरे हाथ पांव बंधे हों
और मुझे काम ना करने दिया जाए, यानी कि एक पर्सन इक़्तिदार मिले विदाउट पावर्स तो मैं फ़ौरन से रिज़ाइन कर जाऊँगा और मैं ऐसे इक़्तिदार को अपने पास नहीं रखूँगा, मैं मुनासिब समझूँगा कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ। लेकिन 4.25 साल इमरान खान साहब ने रिज़ाइन नहीं किया। तो सर ये भी तो हमें नज़र आता है ना कि खान साहब ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं उस पोजीशन पे आके, जबकि चाहिए उन्हें ये था कि वो रिज़ाइन कर जाते और कहते कि मेरे पास पावर्स नहीं है। लेकिन रिवायती सियासतदानों की तरह ये भी उन्होंने सीखा, इमरान खान साहब ने पहली बार इक़्तिदार में आने के बाद एक रिवायती सियासतदानों वाला काम सीखा कि इक़्तिदार से उतरने के बाद तमाम बातों के इंकशाफात किए, इक़्तिदार में होते हुए कुछ नहीं बोले। ये उन्होंने बिलाल, मैं ऐड कर दूं, आपने सही लफ्ज़ में कन्वेंशनल बोल रहा था तो शायद नाजरीन को पता ना चल सके, कन्वेंशनल का मतलब रवायती होता है। रवायती आपने, ठीक है, मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, कन्वेंशनल बोल रहा था। इमरान खान साहब डीपली कन्वेंशनल बन गए ना। इमरान खान साहब ने ये जो बयानिया बनाया ना इंपोर्टेड और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और वो फिर अपने 7 इलेक्शन जीत गए और 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान का उन्होंने ज़ाया भी किया। उनके 7 इलेक्शन पे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान का, आपका और मेरे टैक्स का 1 करोड़ रुपया ज़ाया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, बीइंग इकोनॉमिस्ट मैं ये बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बातें तो नवाज शरीफ साहब से सीखी ना, कि जब उन्होंने बाजवा साहब को ललकारा, जब उन्होंने फैज हमीद को ललकारा, तो उनको पता चला कि ललकारने से 17-18 बाई इलेक्शन जीते जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने जब उन पे पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे ज्यादा ललकारने वाला हूं, मैं तो बोर्ड। अब चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, सभी गेट नंबर 4 की पैदावार है बकौल शेख रशीद साहब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये तो भुट्टो साहब पे भी इल्जाम लगता है कि वो भी यूब खान के थ्रू आए। लेकिन अब जो इस वक्त इमरान खान जो अपनी बुनियाद रख चुके हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप तो छोटे होंगे लेकिन हमें याद है कि 90s में जब जुनेजो लीग खत्म हुई और ये नून लीग बनी और जुनेजो लीग खत्म हो गई, नवाज शरीफ ने डिस्टेंस कर लिया अपने, उनकी डेथ के बाद, शहादत के बाद, वो जो हमारे आर्मी चीफ थे ज़ियाउल हक साहब, तो फिर नवाज शरीफ इमर्जिंग जो है ना वो लीडर बने उस वक्त एज कंपेयर टू बेनजीर बाहर थी और वो खैंचातानी में वो पॉपुलर हुए। वो भी तारिक बांडे को खड़ा करते थे तो वो जीत जाता था, उस वक्त भी कहा जाता था खंबे को खड़ा कर देंगे वो। तो ये दौर इमरान खान को फायदा ये है कि वो पॉपुलर होने के साथ साथ फेम भी है, ठीक है, और प्लस यूथ में पॉपुलर है। नवाज शरीफ की प्रॉब्लम ये थी कि नवाज शरीफ कभी भी यूथ में पॉपुलर नहीं रहा। नवाज शरीफ को ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और मिडल और ओल्ड एज के लोग उसको सपोर्ट करते रहे, ठीक है। यूथ ने कभी सपोर्ट किया ही नहीं है, ठीक है। हमारे हर साल हमारी 50 लाख की यूथ जो है वो वोटर बन रही है, और जो 15-16 साल का बच्चा 2-3 साल बाद होगा वो भी इमरान को पसंद करेगा, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे। लेकिन इमरान खान साहब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उन्होंने इस जो कौम बना रहे हैं, क्या वो कौम अवाम बनेगी या कौम ही रहेगी? अवाम बनने में और कौम बनने में बड़ा फर्क है, ठीक है। ये कभी आपके किसी दूसरे प्रोग्राम में इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कौम बनाना है तो इमरान खान साहब ने यूथ को बदतमीजी से रोकना है, ठीक है। उनको अपना मंशूर दें, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पेश करें, इमरान खान पेश करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है, पॉपुलैरिटी है, ठीक है। खान साहब ने जो 4 सालों में खुद मान लिया टेलीविजन पे आके कि मुझे तजर्बा नहीं था, मैंने पाकिस्तान को तजर्बात से ही गुजारा और मेरे बैड एक्सपीरियंसेस रहे। अगर उनके तजर्बात अच्छे नहीं रहे तो अब उनको क्या गारंटी है कि पाकिस्तान भी वही है, इदारे भी वही हैं, सारे लोग वही हैं, ठीक है, सिस्टम वही है, चेहरे बदले हैं। तो क्या खान साहब सिस्टम बदलने में कामयाब होंगे? खान साहब अगर सिस्टम बदल के आएंगे तो सारे लोग उनका साथ देंगे। खान साहब इसी सिस्टम में चेहरे बदल के प्ले करने की कोशिश करेंगे तो खान साहब जितनी जल्दी पॉपुलर हुए हैं उतनी ही जल्दी उनका डाउनफॉल होगा। और यही वजह है कि परवेज लाई जैसे लोग फिर खान साहब को ब्लैकमेल भी करेंगे, एमकेएम जैसे लोग भी उनको ब्लैकमेल करेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि खान साहब फिर वो कन्वेंशनल बनते हैं जहां से हम लोग बर्न होते हैं, मेरे जैसे लोग बर्न होते हैं कि खान साहब एमकेएम के लोगों से राब्ते करने शुरू, एक तरफ मीडिया पे आके उनको गालियां देते हैं, फिर उनसे राब्ते करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं, उनसे राब्ते करते हैं। अब परवेज लाई साहब को वो पसंद नहीं कर रहे, वो चले जाएं तो परवेज लाई को वोट का भी कह रहे हैं। लेकिन असल कहानी खुलेगी जब तक मोनिस लाई वापस नहीं आएगा। मोनिस लाई बाहर बैठ के लेन देन के मामलात को तय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर
न्यू लाहौर प्लान बना के वो काफ़ी हैवी चीज़ें लेके वो स्पेन और उस दौरे पे मौजूद हैं। ठीक है। तो जब तक वो इमरान के काबू नहीं आएंगे मुनसलाई, तो या बेटा आके मिन्नतें करता है, बाप वो ताव देता है मूछों को, चाहे मूछे है नहीं है, चौधरी है ना, लेकिन मूछे ना भी हो तो बंदा बगैर मूछों का किसी की मुंह से पकड़ के ताव दे देता है बंदा। अच्छा, ही इज प्लेइंग विद बेसिकली बीइंग ए कन्वेंशनल पॉलिटिशियन। ठीक है। चौधरी परवेज लाई इज ट्राइंग टू प्ले विद इमरान खान। तो उनको पता नहीं कि इमरान खान सबसे बड़ा बीन डूइंग दिस। आई मीन लाइक हम तमाम इत्तेहादियों की बात करें तो खान साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि MQM हो, काफ लीग हो, दे हैव बीन ब्लैकमेलिंग इमरान खान फॉर इन द ओल्ड टेन्योर, और शायद रखा ही इन्हें इसलिए गया था कि जहां इमरान खान साहब को उससे कुछ बात मनमानी हो तो इत्तेहादियों के थ्रू आप कुछ भी कह के तो ये बात तो अब आप सारे चैनल्स पे मुझे ये बताएं कोई बात ऐसी है कि जो हिडन हो। हमारे नाई, मोची, कसाई, धोबी, जी बिल्कुल ठीक है, हर बंदे को इस चीज का पता है, तो फिर हम उसको टेलीविजन पे क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? राना सनाउल्लाह साहब ने एक आज जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है वो ड्रामा कर रहे हैं और उनको कोई गोली नहीं लगी, और बात वैसे उनकी सच है, गोली नहीं लगी। ठीक है, वो देखे जर्रात हैं, वो तो खैर उनके पहले भी एडवाइजर जो थे, जी जी, जो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जी जी, उन्होंने पहले दिन ही उनको कह दिया था। बुलेट और बाकी फ्रेगमेंट्स थे। खान साहब को मैं तकरीबन 2 सालों से मैं होस्टिंग तो छोड़ गया, टीवी होस्टिंग, लेकिन बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट मैं हर प्रोग्राम में यही कहता रहा। मैं ट्विटर यूज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि खान साहब से ज्यादा अच्छा एक्टर कोई नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ वो ड्रामा आर्टिस्ट है, ठीक है, वो एक बड़ी स्क्रीन के आर्टिस्ट है, ठीक है, और वो एक्टर है, ठीक है। तो खान साहब अपनी एक्टिंग के जरिए, क्योंकि जब वो प्लेयर थे तब भी वो एक्टर थे। देखिए एक शख्स, मैं अजीब सी बात करने लगा हूं, अगर एक शख्स कहे कि मुझसे आर्मी चीफ ने प्ले बॉय का पूछा और वो लफ्ज टेलीविजन पे आके बोल दें और हमारी नेशन उसको लाइट मूड में ले ले, आप आज से 10 साल पहले सोच सकते थे कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या कोई शख्स ये लफ्ज टेलीविजन पे आके बोले और उसको हमारे मौलवी और हमारा कल्चर उसको डाइजेस्ट कर जाए? तो खान साहब की इस बात को भी डाइजेस्ट कर जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि खान साहब का कंट्रोल बड़ा है। खान साहब से अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं है। ठीक है। और ये परवेज लाई साहब जो करैक्टर एक्टर कैदों के रोल में है ना, मैं 2 साल से कह रहा हूं कि परवेज लाई साहब का कैदों वाला रोल है। अगर किसी ने हीर रांझा फिल्म देखी है जो उसमें कैदों का रोल था ना, तो पंजाब में कैदों का रोल है परवेज लाई। सर वो तो बड़ा एक नेगेटिव सा रोल था। तो ये मैं कब कह रहा हूं उनका पॉजिटिव रोल है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले पे परवेज लाई साहब काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। इकट्ठा करने वाला रोल चौधरी शुजात का है, इकट्ठा करने वाला रोल आसिफ जरदारी का है। ठीक है, जो अपने मोहसिन के साथ, अगर कहते नहीं इमरान खान मोहसिन कुछ है, तो क्या परवेज लाई साहब मोहसिन कुछ नहीं है? आप बता दें मुझे। हैं सर सब मोहसिन कुछ नहीं है क्या? नून लीग को कौन लेके आया और फिर नून लीग ने क्या किया? बात तो ये है कि देखिए यार मसला है कि मैं रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ। पास्ट में तो कौन किसकी पैदावार है, ठीक है, वो हमें, मैं इस वक्त हमारा हॉट सब्जेक्ट है परवेज लाई वर्सेस इमरान। एग्जैक्टली। आज की खबर परवेज लाई वर्सेस इमरान है। आज की खबर नून लीग वर्सेस पीटीआई, पीडीएम वर्सेस पीटीआई नहीं है। ठीक है। आज की खबर यह है कि परवेज लाई साहब ने वो डेडलॉक फिर लगा दिया है कि मेरी एक्सटेंशन रहे, चीफ मिनिस्टर मैं रहूं, एतमाद के वोट की जरूरत और एतमाद के वोट की जरूरत नहीं है। और नून लीग अब उनको सपोर्ट करना शुरू करेगी इस मामले में। यही वजह थी कि उन्होंने अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्होंने वो चीजें वापस ले ली थी। वो ये नहीं है कि वो परवेज लाई को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो इमरान को लेट डाउन करने के लिए परवेज लाई को गिराएंगे नहीं। ठीक है, नहीं ये तो बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो गिरने नहीं देंगे। जिस टाइम पे ये गवर्नर साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई भी नहीं थी, हमारे राब्ते कुछ नून लीग के सीनियर की आदत से हुए और उन्होंने बताया क्लियरली, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में भी स्टेट किया था कि परवेज लाई साहब और हमारा तो आपस में इशू ही कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि परवेज लाई साहब सीएम रहे पंजाब के, और परवेज लाई साहब भी चाहते हैं कि वो सीएम रहे पंजाब के। सिर्फ जो नहीं चाहता वो है इमरान खान। सो पीडीएम तो हमेशा से इन कोalition, और 2-3 सीनियर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने आके हमें ये भी, जिस तरह से आपने बयान किया इसी तरह उन्होंने बताया था कि चौधरी शुजात का और परवेज लाई का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस तरह दुनिया को दिखाने के लिए इख्तिलाफात बनाए गए हैं, आपस में सब सेम पेज पे हैं। बच्चों के हैं यार, बच्चों के हो जाते हैं, भाइयों के नहीं है। सर बच्चों के भी शायद दुनिया को दिखाने के लिए इख्तिलाफात होंगे ना, और दुनिया को दिखाने के लिए, और एक वो क्या कहते हैं कि वो जो एक्टिंग का जिक्र हो रहा है कि इमरान खान साहब इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो तमाम सियासतदान ही अच्छे एक्टर होते हैं। अगर आपने ऑन कैमरा आकर झूठ बोलना हो, जो बोलना पड़ता है हर सियासतदान को, यहाँ तो जो सच बोलेगा, तो आपको क्या लगता है सियासत उसकी रहेगी अगर आप सच बोलें? बिलाल, इसको समअप करते हुए, क्या परवेज अलाई साहब ने नेपियों की बात
नवाज शरीफ के बारे में कही या इमरान के बारे में कही? इमरान के बारे में कही। क्या उन्होंने बाजवा को गालियां देने से नवाज शरीफ को रोका या इमरान को रोका? बिल्कुल इमरान खान को रोका। क्या उन्होंने फैज साहब के बारे में बातें उस नवाज शरीफ की बात को टो करते हुए कहीं या इमरान के अगेंस्ट कहीं? इमरान के। तो सारी बातें तो परवेज लाई अगेंस्ट इमरान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इमरान खान साहब उनको नॉमिनेट भी कर रहे हैं, किनके कहने पे? उनके बेटे के कहने पे। उनके बेटे का देखें, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है कि बड़े भाई जो उनके कजन भी हैं, आपस में ताजाद भाई भी हैं, साला बहनोई भी हैं, बिल्कुल ठीक है, वो नून लीग में वजारतें लेके बैठे हुए हैं। नीचे वाले जो हैं वो काफ लीग में कभी जिंदगी में हुआ है कि ऊपर आप गवर्नमेंट में भी हो, नीचे भी गवर्नमेंट में हो और अपोजिशन में भी हो? तो 2022 की सबसे बड़ी पार्टी, गेनर पार्टी, वो तो काफ लीग रही है। बिल्कुल ऐसी। तो उस काफ लीग ने, मैं पहले कहता था कि इस मुल्क को बेड़ा गर्क करने में पिछले 2 सालों में पीडीएम और पीटीआई का हाथ है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 25% पीडीएम है, 25% पीटीआई है। ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लाने में। ठीक है। 50% अकेली काफ लीग है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो अपनी ट्रॉपलिंग की है, ट्विस्टिंग की है अपने इक़्तिदार को लेने के लिए, और ये मंडियां लगवा के कभी बोलिए, उनको जरदारी साहब मजबूर हुए बोलियां लगाने पे। तो ये सारी गेम जो डर्टी पॉलिटिक्स, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को, आपको याद होगा, आप छोटे होंगे, उस वक्त तो भट्टू साहब के दौर में ये काम हुआ था, पीपल्स पार्टी दौर में। जी। तो उस वक्त ये लोग जो है ना वो पॉलिटिक्स से आउट हो गए थे। तो मेरा ख्याल ये लास्ट एपिसोड है, वो मैंने कैदों का नाम दे दिया कि कैदों का अशर बहुत बुरा हुआ था, तो ये आखिरी एपिसोड है। ठीक है। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी करे, ये अपना डाउनफॉल, जो पॉलिटिकल डाउनफॉल जो अब परवेज लाई और काफ लीग का आएगा, जिन्होंने इस मुल्क को, देखें अगर नून लीग और पीटीआई आपस में दस्ते गिरबान है, वो 2 बड़ी पार्टीज हैं, वो बेनिफिशियरी नहीं है। ठीक है। बेनिफिशियरी देखें 2 बड़ी पार्टियों ने जिन्होंने कुर्बानियां दे रखी हैं, जो कैद काट रहे हैं, जलील हो रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहा है काफ लीग। तो इससे बड़ी ज्यादती नहीं है। एमक्यूएम टाइप पार्टी हो, काफ लीग पार्टी हो, जब तक इस किस्म की ब्लैक मेलर पार्टीज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये बैन नहीं होंगी, पाकिस्तान कन्वेंशनल जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा और फंसता चला जाएगा। और वो चाहे आईएमएफ के पास हो, चाहे वो दूसरे इदारों के पास हो, या हमें मांगना पड़े, ऐसी पार्टियां मजबूर कर देती हैं ब्लैकमेल करके, क्योंकि वो अपना हिस्सा मांगती हैं। ठीक है। और अपना हिस्सा मांगने पे ही ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, वो ऐसी छोटी छोटी रीजनल और हाउस मेड पार्टी जो बनी है, उन्होंने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया है। शायद बड़ी पार्टियों ने इतना बेड़ा गर्क नहीं किया जितना छोटी पार्टी। एमक्यूएम की बात करें तो सर, क्या आपको वहाँ पे भी ये कैदों वाली सिचुएशन नजर आ रही है कि एमक्यूएम भी अब इख्तिलाफात का शिकार हो रही है और कह रही है कि जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई थी, जो बिफोर कमिंग इनटू द, यानी इन्होंने ज्वाइन किया पीडीएम इत्तेहाद को, उससे पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, कुछ शराइत तय की गई थी, और एमक्यूएम की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि उन शराइत पे पूरा नहीं उतरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और कहते हैं कि तमाम लोगों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। पूरी पीडीएम इत्तेहाद के जो तमाम लीडर्स थे, मौलाना फजलुर रहमान हो, वो शहबाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, हुएवर द लीडर्स आ, उन्होंने साइन किए हुए उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हमारी वो तमाम शराइत पूरी नहीं की गई। और अब शायद एमक्यूएम भी चाह रही है थोड़ा सा अपनी राह फरार इख्तियार करना पीडीएम से, और अपने आप को पाइलअप भी कर रहे हैं, तमाम नाराज़ अरकान को मना भी रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप भी हो रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब खुद से एक दोबारा जमात बन के सामने आएंगे, या फिर से यही ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ही रहेंगे एमक्यूएम के। वैसे आप मुझे फिलहाल आप बताएं, टेलीविजन पे आप देख ही रहे हैं जी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है जी? सरजमीन पार्टी के चीफ की बड़े वो नारे लगाता था जी, वो कौन सा बन सकता, और 2 एमएनए के इलेक्शन 2 दफा हार चुका है जी, और वो किस तरह शलवार कमीज पहन के दाढ़ी रख के बैठा हुआ था, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो यूं लग रहा था जैसे इनको ना किसी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ है, बिल्कुल बैठना नहीं चाह रहे। देखिए एमक्यूएम खत्म हो चुकी है, उन पे बहुत सारे एलिगेशन इमरान खान साहब वाले तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उन पे आपको पता है कि बोरीबंद लाशें और बत्ता माफिया के वो जो इल्जाम लग चुके हुए हैं।
हालांकि वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पार्टी थी। ठीक है। और मैं कराची में भी, मैं जब अपनी स्पेशलाइजेशन करने जाता था तो मेरे एक क्वार्टर के बाद मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी, तो मैं मिलता था एमकेएम के लोगों से भी। ठीक है। तो मैं फील करता हूँ कि एमकेएम का कोई करियर नहीं है, एमकेएम को पीटीआई ने रिप्लेस कर दिया वहाँ पे। ठीक है। एमकेएम को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी रिस्ट्रक्चरिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ब्लैकमेलर बने, और एमकेएम की ब्लैकमेलिंग में पीपल्स पार्टी अब नहीं आएगी। ठीक है। कामरान टिसोरी साहब, ज़ाहिर अब इस टाइम पे मेन फ़र्द जो सामने आ रहे हैं, चूंकि गवर्नर भी हैं, वो कहते हैं मैं उस तरह से सियासत नहीं कर सकता, लेकिन एमकेएम की तमाम सियासत इस टाइम कामरान टिसोरी साहब ही कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को पाइल अप कर रहे हैं। एमकेएम 10 सीट्स भी अपनी एमएनए की जी, और 30 सीट्स एमपीए की सिंध से। ठीक है। ये रिटेन करने में कामयाब हो जाए ना सारे इकट्ठे होकर भी। फारूक सत्तार साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, ठीक है, और मेरी बड़ी मीटिंग्स रही हैं उनके साथ। अब 2 साल हो गए हैं, वो एक नई पार्टी बनाने आए थे लाहौर में। ठीक है। तो जो लाहौर के पहले 10 लोग उनको मिल रहे थे और कुछ एक्सपर्ट मिल रहे थे, उनमें मैं भी शामिल था। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने पार्टी तो नहीं बनाई, तो वो भट्टी साहब फिर ऐसा ही होता है, और कभी वो पीपल्स पार्टी में जाने का सोचते रहे, फिर वो अपने अल्लाह जन्नत नसीब करे जो फौत हो गए हमारे एंकर जी जी अरशद शरीफ साहब, नहीं जी, वो कराची वाले हमारे, अच्छा, डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब की बातें करते रहे, देखे वो पीटीआई में चले गए, वो कामयाब हो गए, तो ऐसी बातें भी डॉक्टर फरूक साहब करते रहे, मुझसे भी उन्होंने की। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका करियर नहीं है वो, जैसे मैंने एक लफ्ज बोला ना, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने वापस एमकेएम ज्वाइन कर लिया है सर, वो कहा जा रहा है। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, एमकेएम उन्होंने ज्वाइन कर ली, ये दोबारा इकट्ठे होकर अपने आप को कंसोलिडेट ही कर लेना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ये अगर दोबारा ब्लैकमेलर बनेंगे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रहमान मलिक साहब होते थे, ठीक है सर, लेकिन करें क्या? फिर लियाकत साहब भी इनको छोड़ गए। मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा था, डॉक्टर अहमद, ठीक है। रहमान मलिक साहब इनको बार बार बुलाया करते थे, ये नाराज होकर ना एमकेएम बाहर चली जाती थी पीपल्स पार्टी के साथ। ठीक है। तो यार पीपल्स पार्टी को तो वो पिछले 20 सालों से जानते हैं। काफ लीग के साथ इत्तेहाद इनका रहा, नून लीग के साथ इत्तेहाद इनका रहा, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद इनका रहा, एजेंसियों के फ्रंटमैन ये बने रहे, ठीक है। और अब पीटीआई के साथ इत्तेहाद इनका रहा, कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी है। अब जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने, अब देखें कहां पीपल्स पार्टी, राइट पार्टी, कहां लेफ्ट पार्टी, आप देख लें कि जमात इस्लामी, तो वो उनकी डेक्लाइनिंग है ना, वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें, ना कि वो ब्लैकमेल करें। क्या जरदारी साहब एमकेएम से अब ब्लैकमेल होंगे? आंसर इज नो। यही वजह है कि वो बार बार कहते रहे कि नून लीग के फेडरल मिनिस्टर्स आए, वो गारंटर है हमारे, तो क्या नून लीग ने अपने फेडरल मिनिस्टर उनके पास भेजे? नहीं भेजे ना। पीपल्स पार्टी का मामला है, आपको गवर्नरशिप मिल गई है जी, आपको वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई है, बिल्कुल, तो 2 कमिटमेंट्स जो राइटिंग में थी वो ऑन कर दी हैं। अब हल्का बंदियों के लिए क्या चीचू का मुरब्बा बनाया? आपने पाकिस्तान का सोचना है या पार्टी का सोचना है? जो भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी, नहीं सोचेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। हर पार्टी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ी रहेगी ना, तो उनका हाल भी काफ लीग और एमकेएम वाला ही होना है। ये मैं बता दूं, आपको याद होगा, आपके ज़हन में आएगा, एएनपी भी पार्टी होती थी। बिल्कुल थी ना, खत्म हो गई है ना जी। जमात इस्लामी के अपने बड़ा बोलते हैं अमीर साहब के सारे ही गंदे हैं जी जी, तो फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों लेते हैं? सर, जमात इस्लामी के सफ़े से क्या मसला है? I mean, हम अगर उनकी फाउंडेशन को देखें तो हमें इस बार सैलाब के अंदर हो या कोई भी पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त हो, तो शायद जमात इस्लामी की जो पूरी एक टीम है, सबसे ज़्यादा वर्किंग, सबसे ज़्यादा एफर्ट और वेरी वेल ऑर्गेनाइज हमें वही नज़र आते हैं, और वही पार्टी नज़र आती है। लेकिन क्या उसका कोई स्कोप है, या वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि इस पाकिस्तान का हल सिर्फ जमात इस्लामी, और हमें कहीं किसी साइड पे नजर आते नहीं है जमात इस्लामी वाले? ये जितने भी मौलवी है ना जी, चाहे वो मौलाना तारगी मिल साहब हो, ठीक है, मॉडरेट हो, या मौलाना फजल रहमान हो, या वो कैनेडियन मौलवी साहब आए थे, दोनों मौलवियों में तो बड़ा फर्क है। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखे कुछ भी हो, इनके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हो जी जी, चाहे रिलीजियस फॉलोअर हो, मैं फॉलोअर की बात कर रहा हूँ। नमाजें तो सारे पढ़ते हैं ना, चाहे मसलक कुछ भी हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने नाम के साथ मुफ्ती, मौलाना, ऐसी चीजें लिखवाते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड है। मैं बात कर रहा हूँ, हम मौलवियों को इज्जत तो उनकी कर सकते हैं, शादी ब्याह के निकाह तो पढ़ा सकते हैं, उनसे दुआएं तो करवा सकते हैं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं ला सकते, इनका कोई करियर नहीं है। ये जो है ना प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएटर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम शूटर नहीं, इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है मौलवियों के पास, ठीक है ना। क्या जमात इस्लामी पीटीआई की कोलेशन में नहीं रही?
पिछले टेन्योर में, ठीक है। केपीके में। तो क्या किया जमात इस्लामी ने? जमात यानी ये इस्लामी मौलवी नहीं, यानी कि सियासतदान है जो मतलब सियासत, ऑब्वियसली सियासत यहाँ पर कर रहे हैं, और जो लोग दीन के नाम पे ऐसा कुछ करते हैं, जाहिर है। यार ईदी, जैसे ईदी साहब चला रहे थे, इज अ वेरी पॉजिटिव। नहीं, मैं बात करूं जैसे ईदी साहब फ्लाई काम कर रहे थे ना, तो इन मौलवियों को फ्लाई काम ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक। खाले ले लेना, खाले बेच के अवाम की खिदमत कर देना, ये यही काम है। पॉलिटिक्स में आपको ट्विस्टिंग करनी पड़ती है, हजार झूठ और मकर करने पड़ते हैं, और आपको बेहतरीन, अगर आज पॉलिटिशियन की आप फिल्म बनाएं तो आपको ऑस्कर अवार्ड भूल जाएंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियन उनसे जीत जाएंगे एक्टिंग में। तो आपको, मैं तो उनके बहुत क्लोज हूँ पॉलिटिशियन के। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच। अब बहुत सी बातें रह गई, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, आपका देखने का बहुत शुक्रिया, और दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अल्लाह हाफिज़।